जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को बैसरन वैली पहलगाम के अंदर जिन आतंकवादियों ने हमला किया था भारत देश पर, उन आतंकवादियों को भारत सरकार द्वारा कल रात 2 बजे खतरनाक तरीके से नेस्तनाबूद करते हुए जवाब दिया है। देखिए उसकी इस घटनाक्रम के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारा कश्मीर, इस कश्मीर के अंदर जो ये वाला हिस्सा है तकरीबन ये पीओके का हिस्सा है, जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान काबिज है। अब दोस्तों, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पूरा देश है यहां पर। तो ये पाकिस्तान क्या करता है, अपने लॉन्चर पैड के अंदर यहां पर इन हिस्सों के अंदर, इस हिस्से के अंदर ये यहां पर लॉन्चर पैड, जो लॉन्चर पैड का मतलब है आतंकवादियों को पनाह दे करके ट्रेनिंग देना, हथियार चलाना सिखाना, और भारत पर किस प्रकार से पेनिट्रेट करके, घुसपैठ करके किस प्रकार से वहां से हमला करके वापस भागना है, और मतलब जवाबी कार्रवाई से बचना है। ये सारी ट्रेनिंग वहां पर इसको एक खुफिया तरीके से दी जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की ट्रेनिंग इन आतंकवादियों को दी जाती है, वो जो पाकिस्तान है उनके सैनिकों द्वारा, ट्रेंड सोल्जरों द्वारा उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो हथियार से संबंधित हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी संबंधित हो। तो दोस्तों, किस प्रकार से उन्होंने जो हमला करके यहां से भागे थे, उस हिसाब से पता चलता है कि वो वेल ट्रेंड मिलिटेंट थे, जिन्होंने काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी। और लेकिन उससे भी खतरनाक जो ट्रेनिंग है वो भारतीय सेना की ट्रेनिंग है। अब भारतीय सेना की ट्रेनिंग है तो देखिए भारतीय सेना ने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया। अभी कल रात को 2 बजे, यानी 7 मई 2025 को रात को 2 बजे देर रात बदला लेने के लिए हमला किया गया। अब हमला, एयर स्ट्राइक क्या होता है कि हमारे फाइटर प्लेन्स, ये जो पीओके है, इस पीओके के अंदर जाते हैं और इनके जितने भी लॉन्चर पैड हैं, उन लॉन्चर पैड पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। अब आप देखिए, बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अब 2 दिन से खबरें आ रही थी कि देश के अंदर ब्लैकआउट होगा, सारा देश का ध्यान ब्लैकआउट की तरफ, पाकिस्तान का पूरा मीडिया का फोकस कि हो सकता है अगले आने दिनों वाले में कोई कार्रवाई होगी, कोई हमला होगा। इसलिए पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भारत के अंदर ब्लैकआउट हो रहा है, पूरे मीडिया पे छाया हुआ। खास करके पाकिस्तान को दिखाया गया ये बातें कि हमारे यहाँ पर मॉक ड्रिल या ब्लैकआउट की जो रिहर्सल चल रही है। पाकिस्तान का पूरा दिमाग, पूरा सोल्जर, पूरा सैनिक, पूरी स्ट्रेटजी इसमें उलझी हुई है पूरी तरह से। और ठीक उसी समय ध्यान, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे, हमने कर दिया रात को। और ढंग से सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत ढंग से कम इनके 17 से 18 ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक में होता क्या दोस्तों, इसके अंदर रडार से छुप करके, जो दुश्मन के रडार है उन रडारों से छुप करके इस प्रकार से तेज कार्रवाई की जाती है, शॉक एक्शन एक तरह से, जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चले हमला किधर से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोचने समझने का कोई टाइम नहीं दिया जाता। वो सोचता, समझता, एक्शन का रिएक्शन करता है। उससे पहले तो जिसने हमला किया वो अपनी पूरी कार्रवाई करके उन्हें, उनके लॉन्चर पैड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके वापस अपने एयर बेस में आ चुका होता है। इसको बोलते हैं एयर स्ट्राइक। अब देखिए मोदी साहब ने किया क्या, किस प्रकार से सरकार ने, एक तरफ तो उन्होंने मतलब पूरे देश का ध्यान ब्लैकआउट की तरफ ले गए, पूरा देश यहां पर उलझा हुआ था, विदेश यहां पर उलझा हुआ था, उसके बाद में टर्की ही यहां उलझा हुआ था। जो भी सपोर्ट में उनके कंट्री खड़े हुए थे, सारों को लग रहा था कि ब्लैकआउट है, अभी रिहर्सल है, हो सकता है भविष्य में कभी हमला करेंगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं, हमला हम पहले करते हैं। और अंदर घुस के मारा है, इतना घुस के मारा। देखो दोस्तों, कहां पर आप ये देखोगे, यहां पर ये पीओके के अंदर, ये सबसे ऊपर है मुजफ्फराबाद। उसके बाद में आप देखोगे दोस्तों ये कोटली, उसके बाद में ये कोटली, दोस्तों ये जो देख रहे हो आप, ये कोटली है। उसके बाद में ये मुजफ्फराबाद है। उसके बाद में ये देखो आप दोस्तों, ये बांग है, बाग है, ये बाग है, बांग जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में। और उसके बाद में ये, इसके बाद में एक और, यहां पर ये एक और जगह है जिसका नाम है मुरीद के, ये है मुरीद के। और उसके बाद में ये जो अंतिम में आप देख रहे हो यहां पर भावलपुर। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा ये लॉन्चर पैड है, इनका पूरा लॉन्चर पैड है।
इस पूरे लॉन्चर पैड के अंदर इन्होंने जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक किए, हमने जिस स्ट्रेटजी से किए, इसको हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ये बहुत सोचा समझा नाम है। सिंदूर मतलब देश का मान का सिंदूर, देश का मस्तक, जिसे भारत माता मानते हैं हम। भारत माता का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये मस्तक का हिस्सा है। इस मस्तक को हमने दुश्मन के खून से रंग के छोड़ा है। जिस दुश्मन ने नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, उसे वो जवाब दिया है जिसकी आने वाली पीढ़ियां ये लॉन्चर पैड में दोबारा आतंकवादी अपनी ट्रेनिंग लेने से, अपना बेस बनाने से, अपने हाइड आउट बनाने से 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो ब्लैकआउट की कार्रवाई आज की जाएगी, यानी 8 मई 2025 को जो ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी, उसमें क्या हमें करना है, क्या करना चाहिए, किस प्रकार की होता है। एक्चुअल में ये ब्लैकआउट सब ऐसा नहीं कि हम पहली बार ब्लैकआउट कर रहे हैं। इससे पहले 1940 के अंदर इंग्लैंड द्वारा ब्लैकआउट किया जा चुका है और हमारे देश के द्वारा भी ये तकरीबन 1971 के अंदर पहले ब्लैकआउट हो चुका। अब ब्लैकआउट में होता क्या है, ब्लैकआउट का मतलब होता है या तो युद्ध या युद्ध जैसी हालात अगर किसी देश में आ जाती है, या तो युद्ध या युद्ध जैसी कोई हालात अगर उत्पन्न हो जाती है, उन हालातों से निपटने के लिए आम नागरिक का क्या कार्रवाई रहेगी, सिविल डिफेंस की क्या कार्रवाई रहेगी, बाकी की क्या कार्रवाई रहेगी, उन सब के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। ताकि जितने भी सबऑर्डिनेट महकमे हैं, जितने भी इम्तियादी दस्ते हैं, जितने भी जो हमें मदद करने वाले हैं, या जिसके जिन चीजों का ऑपरेशन के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको एक साथ टाइमिंग करने के लिए, उन सबको ठीक प्रकार से रिहर्सल करने के लिए, उन प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी अपनी अपनी ड्यूटी समझाने के लिए, और उनके द्वारा कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसा ना हो कि हमारी सेना हमारे सेना के ऊपर हमला कर दे, और इन सब चीजों से बचने के लिए ये ब्लैकआउट किया जाता है। एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्चुअल में ये एक तरतीब होती है, एक मतलब तजवीज होती है, जिसके दौरान हम युद्ध के हालातों से निपटने के लिए आम नागरिक और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो सारे मिलकर ब्लैकआउट का पालन करते हैं। अब दोस्तों, ब्लैकआउट अगर आपको लगता है इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले, अब जंग जैसी हालात अगर मान लो जाती है, इसके अंदर आप नेवल बेस हो गया, उसके अंदर नेवल बेस के अलावा ये जो एयर स्ट्राइक हो गई, उसके बाद में ये जो नेवल हो गई, तीनों सेनाएं मिलकर के इस प्रकार से काम करती है कि अगर दुश्मन देश का फाइटर, दुश्मन देश की पनडुब्बी, दुश्मन देश के टैंक अगर हमारी तरफ अग्रसर होते हैं, तो उन्हें ये पता ही न चले कि एक्चुअल में जिस लोकेशन के लिए मैं जा रहा हूं वो लोकेशन कहां पर है। इनके टारगेट होते हैं। जब भी हम भी किसी दूसरे देश पर हमला करते हैं, तो या तो उनके रिएक्टर जो भट्टियां होती है, नाभिकीय भट्टियां होती है, या पावर पॉइंट होते हैं, बड़े डैम होते हैं, जो फ्यूल डैम होते हैं, उसके बाद में जो हमारी जीटीआई है, ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपोर्टेंसी, जो युद्ध में अगर दुश्मन के कब्जे के अंदर चली जाती है तो उसे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिससे दुश्मन युद्ध जीत सकता है, उन ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपोर्टेंसी को सिक्योर करने के लिए ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाती है। ये हर एक महकमे द्वारा बखूबी निभाई जाती है। इसमें आम नागरिक के कर्तव्य अलग होते हैं, इसके अंदर जो अलग सेना का काम अलग होता है, पुलिस का काम अलग होता है, फायर फाइटर का काम अलग होता है। उन सबको अपने दिए हुए टास्क को दिए हुए तरीके से, दिए हुए तजवीज में, दिए हुए टाइम के अंदर करना होता है, जब जाके ब्लैकआउट का मतलब होता है। और जो आम नागरिक है, उस आम नागरिक के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं इसी दौरान, बहुत कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको हम किस प्रकार से ब्लैकआउट को, कोई भी चीज, पहले तो हमें छुपाना क्या है कि कोई भी चीज होती है वो दिखाई क्यों देती है, हमें बात करोगे चीजें क्यों दिखाई देती है, तो एक रूल होता है जिसमें 6S और M, 6S और M से मतलब चीजें हमें दिखाई देती है। तो 6S और M मतलब ये 6S होते हैं और एक M होता है। इनकी वजह से हमें कोई भी चीज, आप शिवल में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, अगर आपको कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसके पीछे ये 6 रीजन है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं कि आपको चीज दिखाई दे। सबसे पहले आप शेडो, आप अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे हाथ की छाया यहां आ रही है, नीचे पीछे परछाई देख रहे हो,
तो इसका मतलब है वो मुझे छाया की वजह से दिखाई दिया कि कोई छाया है। छाया जब भी होगी जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पे जब प्रकाश पड़ेगा और विपरीत दिशा में उसकी छाया आएगी तो हमें दिखाई देगा कि छाया की वजह से कोई चीज दिखाई दी। या फिर हमें कोई साइन, मतलब कोई चमक हो, अब मान लो ये स्किन चमकती है, नाखून चमकते हैं, घड़ी चमक रही है, बाल चमक रहे हैं, स्किन चमक रही है, तो ये जो चमकने वाली चीजें इनकी वजह से भी चीजें आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में होता है सरपेक्स, किसी चीज का धरातल। जब तक अगर मान लो अब ये पहाड़ है मान लो, तो अगर इस पहाड़ का आप सरपेक्स से नहीं देख पाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहां पर पहाड़ है। तो जब कोई सरपेक्स होता है, मतलब कोई कोई सतह होती है, धरातल होता है, जब उसकी वजह से हमें दिखाई देता है। उसके बाद में कोई कोई खाका होता है, सिलट, कि भाई ठीक है यार आदमी जैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर सिर है, कंधे चौड़े हैं, दो हाथ दिखाई दे रहे हैं, दो पैर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आदमी है। तो एक खाका बन गया हमारे दिमाग में, पहले से सेट है, बॉक्स है, मकान है, पेड़ है, दरखत है ना, वो सारी चीजें आपको एक खाका पहले से दिमाग में बैठा होता है। खाका जैसा दिखने पर आपको आइडिया लगता है कि वहां पर ऐसी कोई चीज है। या फिर उसका शेप, किसी की शेप, मान लो गाड़ी की शेप है तो हम दूर से बता देते हैं कि वो गाड़ी है, वो ट्रक है, वो बस है, वो मोटरसाइकिल है, क्योंकि उसकी क्या है, खास शेप है। उसी पार से फासला, एक टेबल के बीच में दूसरी टेबल, एक हाथ के बीच में दूसरे हाथ का फासला से भी हम पता लगा सकते हैं कि मतलब वो चीज हमें दिखाई देगी। उसके बाद में मूवमेंट, जब तक हरकत दिखाई देगी हमें तो समझ में आएगा कि कोई चीज है जो हरकत कर रही है। तो ये 6 वो चीजें हैं जिससे हमें चीजें दिखाई देती है। अब एक्चुअल में हमें इन चीजों को छुपाना होता है। इन चीजों को छुपाने के लिए हमें क्या करना होता है कि इन चीजों को जिस प्रकार से हम छुपाएंगे, तो ब्लैक आउट के दौरान सबसे पहले जो छुपाने वाली चीजें होती है, एक तो होता है इक्विपमेंट। एक तो होता है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में क्या है कि जैसे रेडियो, हमारे रेडियो सेट हो गए, मोटरोला सेट हो गए, उसके बाद में इक्विपमेंट के अंदर बैनाकुलर हो गए, उसके बाद में डीएसएमडी हो गए, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर हो गए, उसके बाद में जो और भी बहुत सारे ऐसी चीजें जिसको हम इक्विपमेंट मानते हैं। जो जैसे कोई भी चीज है हम मान सकते हैं कि चाहे वो बैनाकुलर हो, चाहे वो मतलब नाइट विजन डिवाइस हो, चाहे डे के डिवाइस हो, चाहे हमारे बातचीत करने के आले हो, या हम उन सबको हम इक्विपमेंट बोलेंगे जिसको हम कैरी करेंगे, जो हमारे काम आएगा रात के समय, दिन के समय। तो उन इक्विपमेंट को इस प्रकार से छिपाया जाए कि उन इक्विपमेंट कोई चीज दिखाई नहीं दे। इसके लिए चाहे उसके ऊपर ब्लैक कलर करना पड़े या कॉम्बैट कलर का जो कपड़ा वो सिलाई करना पड़े, ये चीजें सब करती है आर्मी, ऑलरेडी करती है और हमेशा करती रहती है। जब भी आप मतलब फील्ड में पोस्टिंग जाते हो उससे पहले भी ब्लैकआउट की कार्रवाई होती है। बहुत बार आपने ड्रिल की जाती है हमारे देश में, 1971 में भी की गई है, पहले भी। तो ये एक ड्रिल होती है इसमें। अब उसके बाद में आपने अगर मान लो इक्विपमेंट को हटा कर दिया तो उसके बाद में आते हैं वेपन। अब वेपन में क्या होते हैं, जैसे आप इंसास राइफल आपके पास, AK-47 है, LMG है, HMG है, RL है, उसके बाद में मोटार है, 81 मोटार है। इन सबको क्या करते हैं हम इस प्रकार से कैमोफ्लाइज करते हैं। अगर ये मोर्चे में लगे हुए हैं तो वहां पर कैमो नेट लगा दिए जाते हैं, चारों उस इलाके को बेतरतीब कर दिया जाता है, जिससे ये महसूस नहीं हो कि यहाँ पर हमारी मोटर लगी हुई है या LMG लगी हुई है या MMG लगी हुई है, मीडियम मशीन गन लगी हुई है, या कोई राइफल का मोर्चा है, या फिर यहाँ पर कोई किसी RL का मोर्चा है। ये सारी चीजें हमें छुपाने के लिए कैमोनेट का वहां के जो उस इलाके के मिलते जुलते पत्ते, झाड़ या उस इलाके की जो वनस्पति होती है, उस वनस्पति के अलावा काले कलर का इस्तेमाल करके के भी हम उन चीजों को छुपाते हैं। तो पहले इक्विपमेंट हो गया, उसके बाद में वेपन हो गया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं पर्सनल जो आदमी को खुद को, इसके अलावा पर्सनल, जैसे पर्सनल में मैं क्या छुपाऊंगा, तो मेरा पूरा ब्लैंक आउट कर दूंगा। मैं मेरे को पूरा काजल लगाऊंगा, पूरा इस प्रकार से काजल पूरे चेहरे पे पोत लूंगा, और मेरे दांतों के, नाखूनों की, घड़ी की, किसी प्रकार की, आपने देखा होगा सेना का आदमी कोई घड़ी भी पहनता है, वो कवर होता है उस घड़ी के ऊपर, प्रॉपर तरीके से कवर होता है। उसके बाद में टॉर्च हो गई, उसके बाद में आई कार्ड हो गया। ये सारी चीजों को मैं इस प्रकार से कवर करके रखूंगा कि उनकी चमक बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सब जो करते हैं हम, उसका मतलब है कि कोई भी चीज वो 6S और M के अंदर नहीं आए, कोई भी चीज दिखाई नहीं दे दुश्मन को। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। अब उसके बाद में हम जो
ये पर्सनल होता है, पर्सनल में और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर हमें रात को मैप भी देखने पड़ते हैं ना, तो दोस्तों हमें कंपास पढ़ने के लिए और मैप देखने के लिए भी प्रॉपर तरीके से ब्लैक कलर के कंबल को ओढ़ करके, और उसके अंदर जो मफ लगी हुई टॉर्च होती है, एक टॉर्च आती है जो साधारण टॉर्च होती है दोस्तों, इस टॉर्च के अंदर क्या करते हैं, मफ लगा दी जाती है। यहां पर इस टॉर्च के अंदर मफ लगा दी जाती है, मतलब इसको पूरा ब्लैक कर दिया जाता है, पूरे कपड़े से ढक दिया जाता है, या इस प्रकार से इसको छुपा दिया जाता है ताकि ये टॉर्च की शक्ल नहीं दे। और इसके आगे एक काले कलर का कपड़ा लगा करके उसमें एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है, एक काले कलर का कपड़ा लगा करके इसके अंदर, और आगे काले कलर का कागज लगा दिया जाता है जिसमें बिल्कुल एक पॉइंट, यहां से पॉइंट प्रकाश निकलता है, बस एक पॉइंट प्रकाश निकलता है जो मैप के ऊपर जाके गिरे, बस इतना सा काम करता है वो। मतलब वो मैप के ही काम आता है, इतना सा देख सके उसमें, उसके अलावा कोई भी चमकने वाली चीज नहीं होती है। उसके बाद में जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल्स को हम क्या करते हैं, उनके ऊपर कैमोनेट लगा करके, वायर नेट लगा करके, झाड़ियां पत्तियां ब्लैक आउट करके उसको छुपाया जाता है, उसके मूवमेंट को छुपाया जाता है, उसकी बैटरी को ऑफ कर दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का एक खुद उसके अंदर एक लैंप होता है, ठीक है, मैप लैंप बोलते हैं उसको। जितने भी आर्मी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर मैप लैंप होता है, जिसके अंदर वो बिल्कुल अंदर ही आप नक्शे को पढ़ सकते हो। नीचे की तरफ लाइट होती है, बहुत छोटी लाइट होती है, नक्शे पे आती है, बाकी चीजों पे वो जाती नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं तो जीटीआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जीटीआई का मतलब होता है ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंसी, जो हमारे युद्ध के दौरान हमारे कब्जे में रहना बहुत जरूरी है। उन सबको इस प्रकार से ब्लैकआउट किया जाता है कि उनकी शक्ल पहचान में ना सके। जिस प्रकार से मान लो रिएक्टर पैमाने की भट्टियां हैं, उन्हें इस प्रकार से ब्लैकआउट कर दिया जाता है। बड़े आयुध डिपो है, अम्युनिशन डिपो है, उसके बाद में बड़ी जो वेपन फैक्ट्रियां हैं, उसके बाद में जितने भी देश के अंदर बड़े डैम हैं, जितने भी देश के अंदर सरकारी महकमे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो मतलब असेंबली हो, कहीं पे भी जो बड़े महकमे हैं, जो सेना से संबंधित जुड़े हुए हैं, या जिन पर हमला करने पर देश में हड़बड़ी मच सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, उन सबको जीटीआई बोला जाएगा। उन जीटीआई को बचाना, उनको इस प्रकार से कैमोफ्लेज किया जाता है, कैमो नेट उन पे लगाया जाता है ताकि दुश्मन देख नहीं सके। अब ले देखे कुल मिला के इनका जो मकसद है, वो मकसद क्या है कि हम इतना ब्लैकआउट कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है हमें ब्लैकआउट की। तो ब्लैकआउट करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि हम हमारे देश को जो दुश्मन के पायलट है उनकी एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए, उनके नेविगेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, उनका जो पहले से तय टारगेट है उन टारगेट तक पहुंचने नहीं देंगे। अब आप बताओ, मान लो मैं दिल्ली में खड़ा हूं, दिल्ली से क्लास ले रहा हूं, तो दिल्ली से अगर क्लास ले रहा हूं मैं, अगर दिल्ली में कहीं लाइट ही नहीं होगी तो किसी फाइटर प्लेन को कैसे पता चलेगा कि ये दिल्ली है। और अगर लाइट है तो पूरी दिल्ली का जिस प्रकार से प्रकाश जगमगाता है तो सैटेलाइट से भी दिखाई दे जाता है, फाइटर तो फिर भी नीचे उड़ेंगे। तो उन दुश्मन के पायलटों को, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को, दुश्मन की जो पनडुब्बी आ रही है उनको, और जो दुश्मन के टैंक आ रहे हैं उनको अपनी दिशा भ्रमित करने के लिए, नेविगेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जो वास्तविक चीज है उसको छुपा करके उसकी जगह कुछ और दिखा करके, जैसा हमने किया अभी कि हमने दिखाया पूरे देश में कि भाई यहां पर ब्लैकआउट कर रहे हैं हम, और किया क्या हमने, एयर स्ट्राइक। ठीक उसी प्रकार से खाका तो हमने बाहर से उसका कैसा बना दिया कि ये लग रहा भाई साहब एक आम मतलब प्राइवेट मतलब चारे का ढेर, एक्चुअल में उसके पीछे रखा हुआ, नीचे रखा हुआ क्या है, पूरा अम्युनिशन। आपने दिखा दिया बाहर से मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ, नीचे फाइटर प्लेन छुपे हुए। हमने दिखा दिया एक पहाड़ है, उसके नीचे देख रहे पूरे का पूरा हमारा नेवल बेस है, पूरा का पूरा हमारा मतलब एयर बेस है, पूरा का पूरा हमारी इंडियन आर्मी पड़ी हुई है। बाहर ऊपर से पहाड़ दिखाई दे रहा है, नीचे सब कुछ अलग है। तो ये जो हम कार्रवाई करते हैं इसको ब्लैकआउट बोलते हैं। अब हर नागरिक के इस ब्लैकआउट में कुछ काम है दोस्तों। अगर इस ब्लैकआउट के दौरान आपने इसको हल्के में लिया और ये सोचा कि ये सब डकोले से बाजी है और सरकार अपना टाइम पास करने के लिए ऐसा कुछ कर रही है, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक्चुअल में वार कंडीशन अगर कभी आएगी तो आपको क्या करना चाहिए उसका रिहर्सल करना बहुत जरूरी है।
ये बहुत जरूरी है उन महकमों के लिए जो सेना के साथ जुड़ेंगे, उन महकमों के लिए जो एयर स्ट्राइक के साथ जुड़ेंगे, उन महकमों के लिए, उन सभी सरकारी ताल्लुक रखने वाले ऑफिसों से और उन कार्यकर्ताओं से जो इस दौरान अपना काम करेंगे, उनका कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है, उनका टाइमिंग होना बहुत जरूरी है, उनका रिएक्शन टाइम हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार से कोई मिसाइल यहाँ के गिरती है, कोई रॉकेट लॉन्चर का हमला होता है, तो उस हालात के अंदर आम नागरिक क्या करेगा, जो सिविल डिफेंस है वो क्या करेगा, किसकी क्या ड्यूटियां रहेगी, कितना टाइमिंग लगेगा, उनको इंफॉर्मेंट्स कहाँ से आएगा, जो हमारे इन्फिल्ट्रेशन के तरीके हैं वो कौन से होंगे, किस प्रकार से सिविल नागरिकों को बचाया जाएगा, किस प्रकार से हमारे देश के लॉजिस्टिक को बचाया जाएगा, किस प्रकार से हमारे मेट्रो, ट्रेन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इनको किस प्रकार से बचाया जाएगा। एक सुनियोजित व्यवस्थित तरीके की योजनाबद्ध रिहर्सल है जिसके अंदर प्रत्येक नागरिक की भागीदारी बन जाती है। नागरिकों को चाहिए, आज मैं बात करता हूं, अगर मैं 1971 के ब्लैकआउट की बात करता हूं तो वहां पर जो बॉर्डर और बॉर्डर के आसपास के इलाके के राज्य थे, उन राज्यों के अंदर लोगों ने अपने घरों के सामने मोर्चे बना लिए थे, राइफल के मोर्चे बना लिए थे, उन्होंने इस प्रकार के मोर्चे बना लिए थे, ये मोर्चे बना लिए थे उन्होंने। उसके बाद में ये मोर्चे बना लिए थे उन्होंने, उसके बाद में आप देखोगे उन्होंने अपने लेवल पे ट्रंच खोदे, अपने लेवल पे ट्रंच। अब ट्रंच क्या होते हैं, तो ये मोर्चे और ट्रंच मेरे भाइयों इस प्रकार की एक ये जिगजैग नुमा एक श्रृंखला होती है जो तकरीबन 2 फीट चौड़ी होती है और तकरीबन 4 से 4.5 फीट तक गहरी होती है, जिसमें युद्ध के दौरान जब मिसाइलें आना शुरू हो जाती है, जब बम्बारमेंट ऊपर से आना शुरू हो जाता है, जब लगातार गोलियों की बौछार हो रही होती है, तो आम नागरिक को बचने के लिए, क्योंकि उनके पास ना तो अच्छे हेलमेट होते हैं और न उनके पास ब्लूट प्रूफ जैकेट होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बचने का एक मात्र रास्ता होता है, या तो शेल्टर हो, या बंकर हो, या ट्रेंचेज हो, या फिर मोर्चे बना रखे हो। जब ये चीजें होती है तो जल्दी से जल्दी अपने से घरों से निकल करके शेल्टर में, मोर्चों में, ट्रेंचों में जाकर के शरण लेते हैं, ताकि जो हमला हो, हवाई हमला होने के बाद में या जमीनी हमला होने के बाद में, वो निकल करके अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके। इसलिए इस ब्लैकआउट का और भी महत्व जाता। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, जब भी आप मोर्चे के अंदर जाते हो, शेल्टर के अंदर जाते हो, बंकर के अंदर जाते हो, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, और कम से कम 24 घंटे का राशन आपके पास, ड्राई राशन आपके पास होना चाहिए, आप जिसमें आप खुरमले बना सकते हो, ऐसा कोई राशन जिसको आप 24 घंटे खा करके, और 24 घंटे के पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो 24 घंटे तक अगर आपको उस ट्रंच में रहना पड़े और अगर मोर्चे के अंदर रहना पड़े तो आप आराम से सरवाइव कर सको। आपको नॉर्मल जो फर्स्ट एड का किट वो आपके पास होना चाहिए। ब्लड ग्रुप याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं तो कहता हूं सरकार को तमाम जितने भी आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड पर बाकायदा उसका ब्लड ग्रुप मेंशन किया जाए। पूरी भारत सरकार को यह काम करना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को ऐसे हालात में, और ऐसे हालात में नहीं हो, सामान्य हालात में, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे दूसरे हालात में भी पता कर सके कि इस एक्सीडेंट व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है। और उससे ब्लड ग्रुप इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी उसे फर्स्ट एड दे सके, जल्दी से जल्दी उसे ब्लड, उसका संबंधित ब्लड है वो चढ़ा सके। अब अगर मान लो ब्लड ग्रुप पता नहीं है, अगर ब्लड ग्रुप पता है तो एक मतलब नॉर्मल जिसने फर्स्ट एड का कोर्स किया हो वो व्यक्ति भी आपको ब्लड ट्रांसफर करके उस समय आपकी जान बचा लेगा। अगर उसका ब्लड ग्रुप ही पता नहीं तो ब्लड ग्रुप पता करने के लिए आपको मिलिट्री हॉस्पिटल या कोई पास के अस्पताल में जाना पड़ेगा, और एक लंबे प्रोसीजर से गुजरने के बाद पता चलेगा कि इसको कौन सा ब्लड चाहिए और कौन सा, किसके पास ये ब्लड है। ये दोनों ही आदमी उपलब्ध नहीं होंगे। अगर ये दोनों ही चीजें अगर प्रॉपर तरीके से सही चेकअप करवा करके हर एक व्यक्ति के आधार कार्ड पे लिख दी जाएगी तो ये आसान हो जाएगा कि किस व्यक्ति का ब्लड किस व्यक्ति को दिया जा सकता है। वो व्यक्ति भी वॉलंटियर होगा और वो उपलब्ध होगा, आसानी से उसकी जान बचाने में काफी मदद मिल सकती है। तो ये सामान्य नागरिक के काम है। आज अपने आप को परख ले, देख ले, हमले की स्थिति में आपको कहां छुपाव लेना है, कहां छुपाव हासिल करना है, कहां पर आप सुरक्षित हो। अगर आप घरों में हो तो घरों के अंदर आपकी पूरी लाइटें बंद होनी चाहिए, पूरी खिड़कियां बंद होनी चाहिए। अगर पर्दे हैं तो पर्दे नीचे कर दिए जाने चाहिए, अगर पर्दे नहीं है तो उनको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाना चाहिए, या फिर ब्लैक पेपर या ब्लैक
कोर कुछ भी लगा करके इस प्रकार से ब्लैकआउट करना है कि एक छोटी से छोटी रोशनी भी बाहर नहीं जाने पाए। अगर आपको टॉर्च का इस्तेमाल करना है तो टॉर्च का इस्तेमाल करने से पहले उसको मफ करें। मफ करने के लिए एक जितना उसका डायामीटर आगे का लेंस का उतने लेवल का एक आप ब्लैक कलर का कागज काटे और उसके अंदर एक बिल्कुल छोटा सा छेद करें, ताकि आपको जरूरत की चीजों को कम प्रकाश के अंदर देखना पड़े और आप महसूस कर सको उस भयावह स्थिति को जब युद्ध होते हैं। आप बड़े बड़े देशों से सीख सकते हो, यूक्रेन में देख सकते हो, इजराइल में देख सकते हो। उसके बाद में जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार का एक कर्तव्य होता है। सरकार अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है, आपको अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। आपको गाड़ी की लाइट, आपके घर की लाइट, पार्किंग की लाइट, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो आपको लाइट नहीं जलानी है, नहीं जलानी है। इससे दो फायदे होंगे। हमारे जो फाइटर प्लेन ऊपर उड़ेंगे उन्हें एक तो ये पता चलेगा कि जितना ब्लैकआउट वाला इलाका है वो भारत का इलाका है, और जो विदेशी अगर मान लो कोई दुश्मन देश का फाइटर प्लेन या दुश्मन देश का कोई हमलावर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जयपुर है, कहाँ कोलकाता, कहाँ मुंबई है, कहाँ इनके अम्युनिशन डैम्प है, कहाँ इनकी फेंसिंग है, कहाँ इनके मतलब सैनिक है, कहाँ बैंकर है। ऐसी स्थिति में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और थोड़ी देर में घूम फिर के हो सकता है वो अपने देश पे ही बमबारी कर दे। ऑब्वियसली कर सकता है। अगर आपका नेविगेशन ठीक नहीं है तो आप टारगेट तक पहुंच नहीं सकते। अगर आपको दिशा पता नहीं है, किस दिशा में जाना है, कहां पर आपका टारगेट है, आपको अगर एग्जैक्ट जीआर नहीं पता है तो आप उस टारगेट पे हमला कर ही नहीं सकते। वो टारगेट वो चीज होती है जिसको पहले से मुकर्रर किया जाता है कि इस पे फायर डाल करके बर्बाद करना है। तो दोस्तों इसको सीरियस लें, ब्लैकआउट में पूरे देश का साथ दें। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी और के काम आने वाली चीज नहीं है। इसमें सीरियस रहें और पूर्ण रूप से जितनी देर पहला सायरन बजता है उस सायरन से लेकर दूसरे सायरन बजने तक आप पूरी सहमति, पूरे सहयोग के साथ में सहयोग करें, ताकि पूरे देश को ये ब्लैकआउट का एक नया ड्रिल पता चले और जितने सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो आपस में ठीक से कोऑर्डिनेट कर सके, उनका एक्चुअल टाइम पता चल सके हमें कि युद्ध जैसी हालात में फायर ब्रिगेड कितने टाइम आ जाएगी, फायर बुझाने वाले जो दल कर्मी है वो कितनी देर में आग पर काबू पा लेंगे, कितनी देर में हमें फर्स्ट एड मिल जाएगा, कितनी देर के अंदर हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है, कितनी देर के अंदर हम घरों से निकल करके मोर्चे में जा सकते हैं, कितनी देर तक हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उन सारी चीजों को ठीक प्रकार से कैलकुलेट करने के लिए और आने वाले समय के अंदर उनको सही इस्तेमाल करने के लिए टाइम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी इम्तियादी दस्ते हैं उन इम्तियादी दस्तों को आपस में कोऑर्डिनेशन से ही होएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में जितने भी महकमे हैं वो अपने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट देंगे कि आज के इस ब्लैकआउट परेड के दौरान इतने व्यक्ति हाजिर हुए, इतने एब्सेंट हुए, इतने इक्विपमेंट आए, इतने हथियार आए, ये कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई नहीं की गई। उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करके एक प्रकार से बड़े ऑपरेशन को, युद्ध की तैयारी का एक हालात है, युद्ध जैसी हालात में किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, कौन हमारी मदद करेगा, जो कंट्रोल रूम है उससे हम क्या मदद ले सकते हैं, क्या बातचीत उनको बता सकते हैं, क्या हमें उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया की जितनी भी चीजें उन पे किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज रेडियो पे, ऑथराइज चैनल पे जो सुनाई देता है, जो आपको बताया जाता है, सिर्फ उसे फॉलो करना होता है। सोशल मीडिया पर भ्रामक और फालतू की चीजों को देखने से बचे और उन भ्रामक चीजों का आप पालन भी ना करें। जो बताया जा रहा है ठीक उसको ठीक प्रकार से फॉलो करें। इस प्रकार से आप ब्लैकआउट को पूर्ण रूप से निभा सकते हैं। इसका सरकार कहीं ना कहीं दूसरी जगह फायदा लेगी। जिस प्रकार से 22 अप्रैल के उन आतंकवादियों को, उनकी नापाक हरकत को जिस प्रकार से हमने कल रात में नेस्तनाबूद किए हैं, आगे भी ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे, आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बस ध्यान कहीं पे होगा, वार कहीं पे होगा, निशाना कहीं पे होगा, वार कहीं पे होगा। तो दोस्तों सतर्क रहें, तेज रहें और अपने आप का ख्याल रखें। इस ब्लैकआउट को पूर्ण रूप से सफल बनाना है। जय हिंद, थैंक यू।